अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बायोलॉजी का आपका नेक्स्ट टॉपिक है द रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमन बॉडी में। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? नर्वस सिस्टम को आपने देखा था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था आपके कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस में, जिसमें हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि कोई स्टिमुलस आता है, कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से कोई भी एक मैसेज होता है, ठीक है, ट्रिगर होता है, ठीक, सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, वो किसी ऑर्गन को आके हिट करता है, ठीक है। वो ऑर्गन उस जो भी ऑर्गन उस इंफॉर्मेशन को, उस इन्वायरमेंट के चेंज को फील करता है ना, वो ऑर्गन क्या होता है? हमारा रिसेप्टर होता है, ठीक है, बिकॉज इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। वो रिसेप्टर ऑर्गन होता है, ठीक है। रिसेप्टर क्या करता है? कोऑर्डिनेटर को मैसेज भेजता है, कोऑर्डिनेटर फिर क्या करता है? रिस्पॉन्स भेजता है किसकी तरफ? इफेक्टर ऑर्गन की तरफ। तो आपने कोऑर्डिनेटर वाला पार्ट तो पढ़ लिया, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया आपने, ठीक है। लेकिन अब आप क्या पढ़ रहे हो? सेकेंड कंपोनेंट पढ़ रहे हो, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स यानी वो सारे ऑर्गन्स जो कि सेंसरी इन नेचर हैं, जो किसी इन्वायरमेंट के चेंज को फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन बॉडी में मेजर या कॉमन रिसेप्टर्स हैं, वो कौन से हो सकते हैं? आई हो सकती है, नोज़ हो सकती है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ लोअर नोज़, ईयर हो सकता है, ठीक है, स्किन हो सकती है, ठीक। तो अभी आप इस चैप्टर में आप टू टाइप के रिसेप्टर्स पढ़ोगे, आई और ईयर को डिटेल में पढ़ोगे। तो हम पहले देखते हैं आई के बारे में। आपने एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आप कोई स्ट्रक्चर पढ़ते हो, किसी भी एनिमल या प्लांट बॉडी का कोई स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तो आप स्ट्रक्चर को टू एस्पेक्ट्स में देखते हो, एक्सटर्नल फॉर्म एंड एक्सटर्नल शेप, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हो उसका, और सेकेंडली इंटरनल, ठीक है। आप अपनी याद रखना है कि आई की जब आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करोगे, अगर आप आई को एक्सटर्नली एग्जामिन करो तो इस एग्जामिनेशन को आप कहोगे द मॉर्फोलॉजी। आप क्या पढ़ रहे हो? उसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। अब आई ऐसा ऑर्गन है, आपने याद रखना है, आई हमारा इंटरनल ऑर्गन है, लेकिन क्या है, हमें तो बाहर नजर आ रहा होता है, ठीक है, बॉडी के आउटसाइड पे हमें दिखाई दे रहा है। आपने याद रखना है आई एक इंटरनल ऑर्गन है, बस क्या है, इट इज एक्सपोज्ड फ्रॉम वन एंड, ठीक है। बाकी का ये हमारी बॉडी के अंदर है, लेकिन ये सामने से एक्सपोज है, क्यों? ताकि लाइट एंटर कर सके इसमें, ठीक है। तो हम इसको दो एस्पेक्ट्स में देखेंगे, द मॉर्फोलॉजी एंड द इंटरनल स्टडी। तो एक्सटर्नल स्टडी क्या है? मॉर्फोलॉजी, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो वो मॉर्फोलॉजी होगी। और सेकेंडली, जैसे मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की है, तो ये सारी हमें बाहर तो दिखाई नहीं देती, ठीक है। हमें बाहर क्या दिखाई देता है? आई लैशेज दिखाई देती हैं, और लेंस दिखाई देता है, ठीक है, पिपल दिखाई देता है, ठीक। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम? जैसे आपने ब्रेन का भी इंटरनल स्ट्रक्चर देखा है कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो वो उसकी क्या थी? एनाटॉमी थी, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन एनाटॉमी ऑफ आई। तो आप तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एनाटॉमी का वर्ड तो आपकी बुक पे यूज़ ही नहीं किया हुआ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और मॉर्फोलॉजी मीन्स द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, ठीक। क्या कहते हैं इसको? एनाटॉमी, सही। अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी में क्या आता है। आई की मॉर्फोलॉजी में क्या आता है? सबसे पहले तो आप देखोगे कि आई बॉल इज, या आई इज, हमारी कितनी आईज हैं? 2, ठीक है, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी आपको, ठीक। अब आप पहले क्या देखोगे कि आई लोकेटेड कहाँ है। जब भी आप किसी ऑर्गन के बारे में डिस्क्राइब करते हो, तो ऑर्गन को डिस्क्राइब करते हो तो आप सबसे पहले बताते हो कि वेयर इट इज़ सिचुएटेड, लोकेटेड इन आवर बॉडी, ठीक है। सबसे पहले बताओगे इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द स्कल, ठीक है, इनसाइड द स्कल। स्कल क्या है हमारी? अब खोपड़ी कह लो इसको, ठीक है, उर्दू में जो हम कहते हैं, ठीक। तो ये जो हमारा पूरा हेड का एरिया है, जिसे एक बोन ने कवर किया हुआ है, ठीक है,
इसको हम कहते हैं स्कल, यानी इसका साइंटिफिक नेम है क्रेनियम, जैसे हमने पहले देखा था। तो आई कहाँ पर होती है? इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। और स्कल के अंदर भी क्या है? स्कल के अंदर एक ओपनिंग है। स्कल के, हमारी स्कल किस तरह से है? अगर ये हमारा फोरहेड है और इस तरह यहाँ फेशियल बोन्स, तो इस तरह से हम देखते हैं ना हमारी स्कल में यहाँ पे 2 ओपनिंग्स होती हैं। उन ओपनिंग्स के अंदर हमारी आईबॉल होती है, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग्स हैं स्कल के अंदर, इनको हम कहते हैं सॉकेट कहते हैं हम, या फिर ऑर्बिट्स कहते हैं, ठीक है। आई सॉकेट या फिर ऑर्बिट। तो स्कल ओपनिंग के अंदर यानी ऑर्बिट के अंदर होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, लोकेशन हमने बता दी। हर टॉपिक को आपने इसी तरह से डिवाइड करना है, लोकेशन बता दी। सेकेंडली और क्या आएगा मॉर्फोलॉजी में? सेकेंडली आईलिड्स। आईलिड्स क्या है? असल में आईलिड स्किन है, जो कि 2 आईलिड्स है हमारी, अपर एंड लोअर आईलिड, ठीक है। ये जो हम आंख बंद करते हैं और ये कवर हो जाती है हमारी स्किन से, तो ये जो स्किन का एक पीस जो आई को कवर कर रहा है ना, क्लोज कर रहा है, ओपन कर रहा है, इसको हम आईलिड कहते हैं, ठीक है। तो हमारी 2 आईलिड्स हैं, अपर एंड लोअर आईलिड, और आपने याद रखना है ओनली अपर आईलिड इज मूवेबल। हमारी सिर्फ अपर आईलिड मूव करती है, लोअर आईलिड मूव नहीं करती, ठीक है। और आईलिड का काम क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आई, ठीक। और क्यों ओपनिंग और क्लोजिंग, क्यों ओपन क्यों नहीं रख रहे मुसलसल, क्लोज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्या फंक्शन है आईलिड्स का? आईलिड्स आंखों को इन्फेक्शन से बचाती है, ठीक है, और उसकी क्लीनिंग करती है, ठीक है। बार बार आईबॉल की क्लीनिंग होती है आईलिड्स की वजह से, क्योंकि आईलिड में मॉइस्चर होता है, फ्लूइड होता है। जब भी आप पलक झपकते हो, आईलिड्स को क्लोज करते हो, तो क्या होता है? वो जो सारा फ्रेश जो उसके अंदर फ्लूइड है, वो फ्लूइड आपकी आई बॉल को क्लियर करता है, ठीक है। जो एक्सपोज हुई हुई थी ना सामने एनवायरनमेंट से, तो उसको क्लियर करता है, उसमें कोई डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करता है ये? आई बॉल की बेसिकली क्लीनिंग करता है, और इसके फ्लूइड में कुछ इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं कि वो बैक्टीरिया, और अगर कोई बैक्टीरिया बिलफर्ज एयर के थ्रू हमारी आई में आ भी गया है, तो आईलिड्स के अंदर जो फ्लूइड है वो इमिकस सा है, जो वो उस बैक्टीरिया को किल कर देगा, ठीक है। तो बैक्टीरियल प्रिवेंशन या कंट्रोल आप कह सकते हो, ठीक। तो ये 2 काम है आईलिड के। इसके अलावा क्या है? आई लैशेज भी तो हैं, वो भी तो आई से एसोसिएटेड हैं। तो आई लैशेज, हमारी दोनों आईलिड्स पे आई लैशेज हैं, और आई लैशेज का क्या काम है? कि वो डस्ट पार्टिकल को हमारी आई में ना आने दे, ठीक है। फिल्टरिंग, इसका काम भी प्रोटेक्शन का है ना, फिल्टरिंग डस्ट। कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर आ रहा है, तो हम, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हम खुद ब खुद, अगर हमने देखा भी नहीं है ना किसी डस्ट पार्टिकल को कि वो हमारी आंख में आ रहा है, तो तब भी हम, जब वो हमारे बस करीब आता है, आई लैशेज से टच हो जाता है, और हम फ़ौरन से आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो आई लैशेज क्या करती हैं? जो भी हमारे इर्द गिर्द जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो हमारी आंख में ना चले जाए, उसको रोकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये सारा स्ट्रक्चर क्या है? एक्सटर्नल है ना, बॉडी के आउटसाइड पे प्रेजेंट है। तो ये क्या है? सारा आई की मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। तो अपने इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि आपसे क्या पूछा हुआ है, मॉर्फोलॉजी ऑफ आई या एनाटॉमी ऑफ आई, ठीक है। जनरल क्वेश्चन आया है कि राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ आई, तो आप ये सारा लिखोगे, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। एक्सटर्नल से स्टार्ट करोगे और फिर एनाटॉमी तक, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर सारे बताओगे। लेकिन अगर इस तरह से पूछा हुआ है कि मॉर्फोलॉजी इतना नहीं पूछा जाता, एनाटॉमी ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आई की एनाटॉमी पे नोट लिखें। तो एनाटॉमी का क्या मतलब है? जस्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जस्ट ये वाली चीज़ जो यहाँ कवर होगी। यहाँ मैंने कहीं आई लैशेज और ऑर्बिट्स को नहीं बताया, आईलिड्स को नहीं बताया, ठीक है। अब हम देखते हैं एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई। इंटरनली आई की 3 लेयर्स, जो हमारी आई बॉल है उसकी 3 लेयर्स हैं,
जो एक दूसरे को कवर कर रही हैं, द आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड द इनर लेयर। ठीक है, तो हम आउटर से स्टार्ट करते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड स्क्लेरा। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर इज स्क्लेरा, मैं इसको नंबर 1 कह देती हूँ। स्क्लेरा का क्या फंक्शन है, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? आप कहोगे द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड द स्क्लेरा, और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले तो हो गई ये आउटर मोस्ट है। ठीक है, दूसरी क्या है? इट इज अ वाइटिश फ्लूइड, इसके अंदर वाइटिश सा मैटर होता है। ठीक है, वाइट इन कलर होती है। जो आई बॉल का कलर आपको वाइट नजर आता है लेंस के अलावा, बाकी की जो लेंस के साइड से आपको आई बॉल वाइट कलर की नजर आती है, वो असल में स्क्लेरा की वजह से होती है। स्क्लेरा के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल होता है दैट इज वाइटिश इन कलर। ठीक है, और ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बहुत थिक सा कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, डेंस थिक सा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक, इसके अलावा इसका क्या काम है? अगर तो ये एक थिक सी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, तो क्या करेगी? ऑब्वियसली ये इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ आई, जो इसके अंदर है। ये भी हमने देख लिया, फंक्शन भी देख लिया। इसके अलावा स्क्लेरा की एक मॉडिफिकेशन है। स्क्लेरा जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये सारी जो आ रही है, मैं इसको कलर्ड कर लेती हूँ। ये देखो अभी ये जो सारी लेयर है, इसको मैं डॉटेड से शो कर रही हूँ। ये सब स्क्लेरा है। ठीक है, अब ऐसा है कि स्क्लेरा पूरे आई बॉल पे एक जैसी नहीं है। स्क्लेरा की जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है इन फ्रंट ऑफ द आई। वो जब फ्रंट पे आती है आई बॉल की, जहाँ पे हमारा लेंस है, ठीक है, उस तरफ आकर स्क्लेरा की कॉम्पोजिशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। थोड़ा सा स्क्लेरा बल्ज आउट हो जाती है। देखो यहाँ पे मैंने सर्कल कंप्लीट राउंड नहीं बनाया, थोड़ा सा यहाँ से बल्ज आउट किया है। ठीक है, थोड़ा सा बाहर की तरफ कर दिया। ठीक, तो ये क्या होता है? Sclera in front of the eye bulges out into a structure called cornea. ठीक है, it forms cornea in front of eyeball। जो सामने का स्ट्रक्चर है आईबॉल का, सामने का पोर्शन है, वहां पर क्या बनाती है? कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? दिस बल्जिंग इन द स्क्लेरा, या आईबॉल की जो बल्जिंग है फ्रंट से, ठीक, इसको कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, अब हम कॉर्निया, क्योंकि इसी का स्ट्रक्चर है तो इसी में डिस्क्राइब करेंगे। कॉर्निया क्या चीज़ है, हम इसको यहाँ पे लेबल कर देते हैं। हमने बता दिया कि ये बल्जिंग जो है इट इज़ कॉर्निया। ये भी हो गया। ठीक, सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया आएगा। अब कॉर्निया क्या है, इसका क्यों यहाँ से स्क्लेरा क्यों बल्ज आउट हुई है, क्या मॉडिफिकेशन हुई है? ठीक है, तो कॉर्निया क्या चीज़ है, कैसे डिफाइन करोगे? द बल्जिंग इन द स्क्लेरा इन फ्रंट ऑफ द आईबॉल इज कॉल्ड कॉर्निया। और कॉर्निया क्या होता है? इन द कॉर्निया स्क्लेरा इज नॉट वाइट इन कलर, इट इज एक्चुअली ट्रांसपेरेंट, कलरलेस। यहां से लेके यहां तक की सारी लेयर वाइट कलर में होगी, मिल्की कलर में होगी। ठीक है, लेकिन ये जो फ्रंट का पोर्शन है ये ट्रांसपेरेंट होगा। क्यों? इसकी रीजन भी पूछी जा सकती है। वाई कॉर्निया इज कलरलेस इन फ्रंट ऑफ आई, या वाई स्क्लेरा इज कलरलेस एट द पार्ट ऑफ कॉर्निया। ठीक है, जबकि बाकी साइड पे तो वो वाइट है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ से लाइट रेज ने एंटर करना है। ठीक है, तो लाइट तो ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही एंटर हो सकती है। ठीक है, तो ये कलरलेस है। और कॉर्निया का फिर फंक्शन क्या हो गया? इट लेट्स लाइट टू एंटर आई। ठीक है, उसके अलावा इसका सेकेंड फंक्शन क्या हो गया? अच्छा ठीक है, हमने बता दिया ट्रांसपेरेंट है, क्यों है, इसका फंक्शन तो ये बता दिया कि ताकि लाइट रेज इजीली इसके अंदर से पास हो जाए। ठीक है,
तो बल्जिंग का क्या मकसद हुआ, अभी भी बल्जिंग को हमने नहीं डिस्क्राइब किया। तो ये जो इसका कर्व्ड, इस सर्कल से भी ज़्यादा, कुछ ज़्यादा कर्व्ड, एक्स्ट्रा कर्व्ड इसकी शेप है, ये जो बल्जिंग है, इसका क्या फंक्शन है कि इट्स बल्जिंग शेप या कन्वेक्स, कन्वेक्स हो गया ना ये, ठीक है। तो इसकी कन्वेक्स शेप allows more light rays to enter eye by focusing, ठीक है। अब आपने फिजिक्स में 9th क्लास में ये चीज़ पढ़ी होगी, नहीं सॉरी 10th में ही आप फिजिक्स में स्टार्ट के चैप्टर्स में ये चीज़ पढ़ोगे कि ये जो भी कन्वेक्स शेप के लेंसेज होते हैं उनके अंदर से, या कन्वेक्स शेप का ग्लास होता है, उसमें से लाइट जब पास करती है तो क्या होता है, लाइट रेज जितनी भी उसमें से पास हो रही हैं, अगर उनमें उनकी रेज में गैप है, मीन्स अगर इस तरह से लाइट की रेज आ रही हैं इस तरह, ठीक है, तो क्या करता है, एक कन्वेक्स शेप का लेंस उन सबको एक पॉइंट पे फोकस करता है, ठीक है। तो ये इस सारी लाइट रेज जो ऐसे एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, जब वो कॉर्निया पे फॉल करती हैं तो कॉर्निया बीइंग कन्वेक्स उन सब रेज को एक दूसरे की तरफ यूं बेंड कर देता है, ठीक है। तो जो भी लाइट यहाँ से पास होगी वो कैसी होगी, कुछ इस शेप में होगी, ठीक है, ताकि लेटर ऑन जहाँ जाके उसको फोकस होना है वो फोकस हो, ठीक है। तो फोकसिंग में कॉर्निया की बल्जिंग का फंक्शन है, ठीक है। ये भी समझ आ गया। ठीक, ये सब आप नोट कर लो अपने पास। जब आप नोट्स बनाओगे तो इसी तरह से ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने, जैसे मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं, पॉइंट्स में 1 to 3 पॉइंट्स करके मेंशन करोगे तो कभी भी कोई चीज़ भूलोगे नहीं। नेक्स्ट, ये तो थी फर्स्ट लेयर या आउटर मोस्ट लेयर, और इसमें हमने इसके सारे फंक्शन, स्ट्रक्चर और इसकी मॉडिफिकेशन भी देख ली, ठीक। नेक्स्ट टू द स्क्लेरा देयर इज द मिडल लेयर ऑफ आई, जिसे हम कहते हैं द कोरॉइड, ठीक है। कोरॉइड इज द मिडल लेयर ऑफ आईबॉल, और कोरॉइड, मैं कोरॉइड के लिए यहाँ पॉइंट्स लिखती हूँ। इट इज मिडल लेयर, सबसे पहले तो आप ये बताओगे इनसाइड द स्क्लेरा, ठीक। उसके बाद इट इज डार्कर इन कलर, क्यों, बिकॉज इट हैज ब्लड वेसल्स इन इट, ब्लड का कलर इसमें आता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें, इसलिए इसका कलर डार्क अपीयर होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, डार्क कलर होने की भी एक रीजन है। जब कोरॉइड का कलर डार्क है तो क्या होगा कि जो भी लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं, ठीक है, उन सबको, आपकी आई एक ही इमेज बनाती है ना, एट अ टाइम एक ही इमेज बनता है, वो आपको ब्लर तो नहीं नजर आता ना। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ये एक कैंडल है और आप इसे देख रहे हो तो आपको ऐसा तो दिखाई नहीं देता कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बहुत सारे इसके इमेजेस बने, बहुत सारे इसके एजेस दिखाई दे, ऐसा दिखाई नहीं देता, हमें कैसा शार्प, क्लियर और एक ही इमेज नजर आता है, ठीक है। तो उसमें कोरॉइड का भी कुछ फंक्शन है। ये जो कोरॉइड डार्क इन कलर है, ये सारा एरिया, ये जो डार्क इन कलर होगा, तो जितनी भी लाइट रेज यहाँ पे इन लेंस और जिसकी भी मदद से वो जो भी फोकस होंगी, आप अभी इतना याद रखो कि जितनी भी लाइट रेज यहाँ पे आके फोकस होंगी और फिर यहाँ कहीं पे जो भी इमेज बनेगा, तो वो यहाँ जो भी लाइट रेज इंटर हो रही है वो डिफरेंट एंगल्स पर आके फोकस हो सकती हैं। मतलब कुछ रेज यहाँ फोकस हो रही है, कुछ यहाँ, यानी एक से ज़्यादा टाइम वो फोकस हो सकती हैं। तो कोरॉइड का डार्क कलर होने की वजह से वो जस्ट एक ही रिक्वायर्ड पॉइंट पे जो लाइट फोकस होगी वही इमेज बनाएगी, ठीक है, और आपको एक ही शार्प इमेज नजर आएगा, और बाकी के जितनी भी लाइट रेज यहाँ पर आके फोकस होंगी वो सारी लाइट रेज एब्जॉर्ब हो जाएंगी इन द डार्क कलर ऑफ कोरॉइड, ठीक है। आपने एक चीज देखी होगी कि जो ब्लैक कलर होता है वो हम कहते हैं ब्लैक कलर मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है,
ठीक है। तो जितने भी डार्क कलर्स होते हैं वो भी मोस्टली ज़्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब ही करते हैं, ठीक है। लाइट कलर्स जो होते हैं वो बहुत कम लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जितने भी डार्कर शेड्स होते हैं, ब्लैक के अलावा भी जितने भी डार्क शेड्स होते हैं वो सब ज़्यादातर लाइट का पोर्शन 80% 90% लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो कोरॉइड का डार्क कलर किस चीज़ में हेल्प करता है, एक शार्प और एक ही डिस्टिंक्ट इमेज बने, ठीक है। जितनी भी एक्स्ट्रा रेज यहाँ पे आके इंटरनल लेयर पे आके फोकस हो रही हैं, जितनी भी लाइट की रेज एक्स्ट्रा हैं उन सबको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और इमेज बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि लाइट एब्जॉर्ब ना हो, ठीक है। लाइट अगर एब्जॉर्ब हो गई तो वो ख़त्म हो गई। एब्जॉर्ब मीन किसी ने उसको अपने अंदर कह सकते हो कि वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होने का क्या मतलब है कि वो उस सपोज अगर ये कोई लेयर है और इसमें लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो लाइट जो भी एब्जॉर्ब होगी ना वो मुझे दिखाई नहीं देगी, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट होगी जस्ट वो मैं देख सकूंगी, ठीक है। तो क्लोराइड का जो ब्लैक या सॉरी ब्लैक नहीं डार्क कलर है ये क्या है, क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है कि जितनी भी एक्स्ट्रा लाइट रेज हैं उन सबको ये एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि इमेज शार्प और क्लियर बने, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन में इसका इतना ही काम है कि जितनी एक्स्ट्रा लाइट होगी उसे ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। अब जिस तरह स्क्लेरा की एक मॉडिफिकेशन थी इसी तरह कोरॉइड में भी मॉडिफिकेशन है। ये जो अब मैं इसको डार्क शेड दे देती हूँ कोरॉइड को ताकि आप डिस्टिंक्ट कर सकें कि कौन सी वाली लेयर है। अब क्योंकि ये डार्क कलर में है तो यहाँ पे अगर ये फ्रंट पे भी सारी आई बॉल को कवर कर रही होगी तो लाइट तो इंटर नहीं होगी, लाइट वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन लाइट का लेंस से पास होना ज़रूरी है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो बिल्कुल ऐसे ही इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल जो फ्रंट वाला पोर्शन है वहाँ पर बिल्कुल कॉर्निया की तरह इसी तरह ये जो कोरॉइड है, कोरॉइड लेयर, ये भी कुछ मॉडिफिकेशंस बनाती है। मतलब यहाँ पे भी इसका फ्रंट पे इसका स्ट्रक्चर आके भी कुछ मॉडिफाई हो जाता है, कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, थोड़ी सी जो कोरॉइड है ये बेंड हो जाती है, ठीक है। यूं सर्कल शेप की बजाय इनवर्ट बेंड हो जाती है, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है, बेंड हो जाती है। और ये जो बेंड होती है जो बल्जिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं दो नहीं मीन्स हर तरफ बनेंगे, यूँ सर्कुलर फॉर्म में बनेंगे। तो ये जो ऐसे आके ये लेयर बेंड हुई है, ठीक है, ऐसे आके ऐसे करके बेंड हुई है, तो ये जो सामने से जो इसकी एंड जो बेंड एंड बना है इसका, उस एंड को हम कहते हैं सिलियरी मसल। सिलियरी मसल क्या मतलब, मसल मीन्स ये इसका मूवमेंट से रिलेटेड हो, हम मूवमेंट इसके आगे जाके देखते हैं दोबारा, ठीक है। फिलहाल आप इतना देखो कि ये जो पोर्शन होगा कोरॉइड का फ्रंट साइड पे ये मस्कुलर इन नेचर होगा, मीन्स ये मूवमेंट में हेल्प करेगा, मूवमेंट ऑफ लेंस में, ठीक है। अब सिलियरी मसल, इसका नाम सिलियरी क्यों है, जहाँ पे भी ये वर्ड सिलिया या सिलियरी आप देखोगे तो आपने इसको कैसे अज्यूम करना है कि कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल, सपोज ये मैं एक सेल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे सेल जिनके ऊपर कुछ हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, हेयर नहीं होते एक्चुअल, हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, बहुत स्मॉल टाइनी सी, ठीक है, बहुत छोटी छोटी हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, उन एक्सटेंशंस को कहते हैं सिलिया, ठीक है। तो जिन भी सेल्स के ऊपर सिलिया होंगे हम उनको सिलियरी सेल कहेंगे, ठीक है। अब ये एक मसल की बात की गई है तो मसल में भी सेल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मसल कोरॉइड ऐसा मसल बनाता है जिसमें क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, एक्सटेंशंस है हेयर लाइक, ठीक है, यानी सिलिया है इसके ऊपर, इस मसल के ऊपर सिलिया होंगी, ठीक। ये तो हो गया सिलियरी मसल हो गया। अब इस सिलियरी मसल के साथ इसी से एसोसिएटेड इन्हीं पर अटैच हुए होते हैं कुछ लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट असल में एक टाइप है कार्टिलेज की, ठीक है। आप इसको बस इस तरह याद रखो कि
कार्टिलेज सॉफ्ट बोन होती है, बस आप इतना याद रखो कि लिगामेंट वो टिश्यू है जो कोई सी दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा होता है, जोड़ रहा होता है, ठीक है, लाइक अ ग्लू, ग्लू की तरह जोड़ रहा होता है, ठीक है, बस आप इतना याद रखो। अभी आप इसको स्केलेटन वाले चैप्टर में जाके डिटेल में पढ़ोगे तो आपने इतना याद रखना है कि लिगामेंट असल में एक सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है, जो कि एज ए गम यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, एज ए अटैचमेंट है, दो चीज़ों को अटैच कर रहा होता है, ठीक है। तो सिलरी मसल्स के साथ कुछ अटैच्ड लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स को हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है, इनका क्या काम होता है, दे होल्ड एंड हेल्प टू मूव द लेंस। अभी लेंस भी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। आई लेंस जो हमारा होता है उसको असल में किसने, सिलियरी मसल ने होल्ड किया हुआ होता है, ठीक है, ताकि वो एक पोजीशन में रहे, और उसकी मूवमेंट और उसको एक पोजीशन में रखना और उसको मूव कराना के लिए कौन जिम्मेदार है, सिलियरी मसल्स, किसके थ्रू, द सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। बस अभी आप इतना याद रखो, और यहाँ पे हम इसको भी लेबल कर लेते हैं। जो हमने दो और स्ट्रक्चर देख लिए, कौन से देखे हैं, ये जो एक्सटेंशन है ये कॉर्निया की है, जिसे सॉरी क्रोइड की एक्सटेंशन है जिसे हम सिलियरी मसल कह रहे हैं, ठीक। इसके बाद हमने क्या देखा, ये है हमारा लेंस, ठीक है, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये लेंस है, और लेंस को ये यहाँ पे ब्लैक लाइंस के साथ मैंने इन लेयर्स के साथ अटैच किया है। तो ये जो ब्लैक लाइंस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, द सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक। कितने हो गए, 6 स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। क्रोइड की एक मॉडिफिकेशन तो हो गई सिलियरी मसल, क्रोइड की सेकंड मॉडिफिकेशन है द आइरिस। अब आइरिस क्या चीज है, यही सिलियरी मसल्स के साथ ही अटैच हुआ क्या होता है, यहाँ पे ये जो मैंने ब्लू से शो किया है, अगर मैं आपको ऐसे फ्रंट से दिखाऊं कि ये अगर हमारा लेंस है तो हमारे लेंस के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं अगर हम लाइट में देखें, इस तरह रेडियली वो अरेंज हुए होते हैं, ठीक, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये यहाँ पे सेंटर में आके एक सर्कुलर मसल से अटैच हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है लेंस के अलावा, ठीक है, ये लेंस के फ्रंट पे बना हुआ होता है, ठीक। तो ये सारे जो रेडियली ओरिएंटेड मसल्स हैं और ये जो सर्कुलर मसल है, ठीक है, ये सारा क्या है, ये इस क्रोइड लेयर की मॉडिफिकेशन है, ठीक। तो ये जो सेंटर में सर्कुलर मसल है दिस इज कॉल्ड द आइरिस, ठीक है, ये वाला, ये जो मैंने ब्लू से शो किया है दिस इज द आइरिस। और आइरिस भी क्या है, क्रोइड की ही मॉडिफिकेशन है और ये भी मस्कुलर इन नेचर है, बस ये सर्कुलर मसल है, ठीक है। आइरिस का क्या काम है, ये जो आइरिस के दरमियान ये जो मैंने एक पोर्शन छोड़ दिया है सिलियरी सॉरी सर्कुलर मसल के दरमियान मैंने एक पोर्शन छोड़ दिया है जहाँ से डायरेक्टली हमें पीछे लेंस नजर आएगा, ठीक। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से अगर मैं शो करूँ तो ये वाला, ठीक है, द गैप बिटवीन द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल, ठीक है। तो क्रोइड में आप क्या क्या बताओगे, सिलियरी मसल को, आइरिस को और प्यूपिल को, ठीक। तो अब हम देखते हैं प्यूपिल क्या चीज है, द गैप बिटवीन आइरिस, इसको हम प्यूपिल कहते हैं, खाली जगह है ये एम्प्टी एरिया है, और इसका क्या फंक्शन है कि जब अगर हम हमारी आई पे बहुत ज़्यादा इंटेंस लाइट पड़ रही है, जैसे सूरज की रोशनी, जैसे लाइट के सामने हम जाते हैं तो बहुत तेज़ अगर रोशनी पड़े हमारी आँख में, लाइट इंटेंसिटी बहुत हाई हो, तो वो हाई इंटेंसिटी की लाइट हमारे
आई के सेल्स को, सेंसरी सेल्स को डैमेज कर सकती है। तो क्या किया जाएगा इसमें, आई अपना बचाव करेगी, ठीक है, क्या करेगी, आई जो आइरिस है क्योंकि मस्कुलर नेचर है, तो आइरिस के, अगर आइरिस ये वाला रिंग है, ठीक है, तो क्या होगा, ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, अगर ये रिंग इस तरह से है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस तरह सिकुड़ जाएगा, ठीक है, अगर इतना बड़ा रिंग है तो ये ऐसे सिकुड़ के स्मॉल हो जाएगा, तो क्या होगा, प्यूपिल नैरो हो जाएगा ना, आइरिस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर प्यूपिल क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, ठीक है, यानी इतनी सी ओपनिंग रह जाएगी ओपन, जहाँ से लाइट एंटर हो सके, तो फिर बहुत फ्यू लाइट की रेज यहाँ से एंटर करेंगी, ठीक है, ताकि वो आई बॉल को, या सॉरी आई बॉल को नहीं, आई के सेंसरी सेल्स को डैमेज ना कर दे, ठीक है, हाई इंटेंसिटी की लाइट, ठीक। तो इसी तरह हमने क्या चीज़ देखी है कि जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, या डिम लाइट होती है, तो तब हम क्या करते हैं, हम आंखें खोल खोल के देखने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही है ना। तो तब क्या होता है, जब लाइट इंटेंसिटी बहुत लो होती है, हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होता, तो फिर क्या करते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज को एंटर करना है अपनी आंख में, ठीक है, आई के अंदर एंटर होने देना है, ताकि वो सब जब फोकस हो तो एक शार्प सा क्लियर सा इमेज बन सके, ठीक है। तो फिर जब लाइट इंटेंसिटी लो होगी तो क्या होगा, यही आइरिस, जो मसल है सर्कुलर मसल, ये आइरिस वापस रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करने का क्या मतलब है, एलोंगेट होगा, ठीक है। अगर इतना सा स्पॉट था, सपोज ये जो मेरे फिंगर्स हैं इनको आप समझो कि ये आइरिस है, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में थे या नॉर्मल फॉर्म में था, तो फिर क्या होगा, ये अपने आप को डायलेट, ये अपने आप को रिलैक्स करेगा, ये मसल जब रिलैक्स होगा तो ओपनिंग थोड़ी सी ब्रॉड हो जाएगी, ठीक है, तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, प्यूपिल ब्रॉड हो जाएगा, सही। तो डिम लाइट में प्यूपिल ब्रॉड हो जाएगा, ठीक। तो जब ये ओपनिंग को हम प्यूपिल कह रहे थे ना, तो ब्रॉडर हो गई ओपनिंग, ठीक है। तो अब क्या होगा, ज़्यादा लाइट एंटर होगी लाइट हमारे आई में, फिर ज़्यादा रेज है लाइट की, तो वो जब फोकस होंगी तो एक शार्प इमेज बनेगा, ठीक है। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी मसल्स हैं, मसल्स सिर्फ जो अगर अगर कोई मूवमेंट पॉसिबल बनानी है तो वहाँ पे हमेशा टू सेट ऑफ मसल्स होंगे जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे। अभी जब मैंने ये ड्रॉ किया था, अगर ये आइरिस है, ये सर्कुलर मसल्स हैं और ये वो रेडियल मसल्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब सर्कुलर मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो मसल्स सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक्टिवली, ठीक है। मतलब अगर मसल्स में कोई मूवमेंट करानी है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर होगी, चाहे एक सेट ऑफ मसल की हो या सेकेंड सेट की हो, ठीक। तो आपने याद रखना है कि मसल्स कैन ओनली पुल, पुल करने का क्या मतलब है, मसल्स शॉर्ट होंगे तो किसी चीज़ को पुल करेंगे ना अपनी तरफ, ठीक है। तो आपने याद रखना है मसल्स कैन ओनली पुल, दे कांट पुश, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो जब भी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आइरिस यानी कि सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, प्यूपिल नैरो हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी को ब्रॉड, प्यूपिल को वापस ब्रॉड करना है तो ये मसल खुद से रिलैक्स होकर बस इसको ब्रॉड नहीं कर सकता, क्या होगा, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होना छोड़ देगा, जस्ट जो ये कॉन्ट्रैक्ट होने में एनर्जी लगा रहा था उसे छोड़ देगा, तो इजीली ये रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन जस्ट इसके रिलैक्स होने से ये यूँ नहीं होगा, ठीक है, प्यूपिल ब्रॉड नहीं होगा, क्या होगा कि ये जो रेडियल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने का क्या मतलब है, किसी मसल की लेंथ शॉर्ट होना, ठीक है। अगर ये इतना एलोंगेटेड है तो वो थोड़ा सा यूं सिकुड़ जाएगा, सही। तो क्या होगा, जब ये शॉर्ट होगा तो ये इस रिंग को बाहर की तरफ खींचेगा ना, आउटवर्ड से खींचेगा, तो क्या होगा, ये ओपनिंग ब्रॉड हो जाएगी, ठीक है। तो अपने याद रखना है, कभी भी एक ही मसल किसी मूवमेंट को कराने के लिए एक ही मसल उसको पुल या पुश नहीं करता, ठीक है। एक मसल उसको पुल करता है तो सेकंड मसल उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, मसल्स कैन ओनली पुल, वो अपनी तरफ खींच सकते हैं, मीन्स वो शॉर्ट हो सकते हैं
वो किसी को पुश करने के लिए एलोंगेट नहीं होंगे, एलोंगेट होंगे बट वो किसी चीज़ को पुश नहीं कर सकते, ठीक है, अवे नहीं मूव करा सकते, ठीक। तो ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। दोबारा देख लो इसको। हमारी आई में 2 टाइप के मसल्स होते हैं, कोरॉइड की मॉडिफिकेशन से बनते हैं, रेडियल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और लाइट बहुत ज़्यादा लाइट आई में एंटर कर रही होती है तो फिर क्या होता है कि जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, प्यूपिल नैरो हो जाता है और लाइट इंटेंसिटी बहुत कम लाइट रेज एंटर हो रही होती है आई में। फिर जब लाइट नॉर्मल होगी या फिर डिम हो जाएगी, बहुत लो इंटेंसिटी होगी लाइट की, तब क्या होगा, रेडियल मसल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब ये सर्कुलर मसल्स रिलैक्स कर पाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, एज अ रिजल्ट जो प्यूपिल है वो डायलेट होगा, ब्रॉड होगा प्यूपिल, ठीक। तो ये दोनों मूवमेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में मूवमेंट पूछी जाती है कि प्यूपिल नैरो या डायलेट कैसे होता है। तो आपने ये वाला, ये जो रेडियल मसल, और ये नहीं कह देना कि इसलिए ये सर्कुलर मसल ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके इसको ब्रॉड या शॉर्ट कर रहा है, ठीक है। जो भी मैं लिख रही हूँ साथ ही जैसे इस तरह से पॉइंट्स लिख रही हूँ अपनी, आप एक बड़े पेज पर, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ किया है, इस तरह आप एक बड़े से पेज पर ये सब जब भी साथ में लेबल करोगे तो उसके साथ ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर लो ताकि आपको याद करने में आसानी हो। मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैं इसको रब कर देती हूँ। यहाँ तक हो गया। अब लास्ट लेयर है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई, इंटरनल लेयर या इनर मोस्ट लेयर आप इसको कहोगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है, इसी का काम हो, इसी में सेंसरी सेल्स होंगे और इसी में इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर जिसको मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है इज कॉल्ड रेटिना, ठीक है। दिस इज द सेंसरी लेयर। इन दोनों लेयर्स में या इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर में सेंसरी सेल्स नहीं होते, आई के सेंसरी सेल्स नहीं होते, मीन्स जो रिसेप्टर का काम करेंगे, ठीक है, जो लाइट इन्फॉर्मेशन को सेंस कर सकते हैं कि लाइट किस तरह की आ रही है, ठीक। सिर्फ रेटिना इज द सेंसरी लेयर। क्यों, वाई रेटिना इज द सेंसरी लेयर ऑफ आई, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी सेल्स, ठीक है। और इसके अंदर 2 तरह के सेंसरी सेल्स हैं, कौन से, कोन सेल्स जिनको हम कोन्स कहते हैं, और रॉड सेल्स जिनको हम रॉड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, रॉड सेल्स आप यहाँ से याद रखो, सी मीन्स कलर, ठीक है। तो कोन सेल्स आर मोर सेंसिटिव टू लाइट, दे आर मोर सेंसिटिव टू लाइट, और हम कह सकते हैं कि ये हाई इंटेंसिटी की लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और इनकी स्पेशलिटी क्या है कि दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स, ठीक है। कोन सेल्स आर, इनका मेजर क्या काम है, कलर डिस्टिंक्शन, ठीक। और जो रॉड सेल्स हैं दे आर लेस सेंसिटिव और दे आर मेंट फॉर ओनली लो इंटेंसिटी लाइट, ठीक है। और इनका नेम भी इनकी शेप की वजह से रखा गया है, दे आर रॉड शेप्ड एंड दे आर कोन शेप, ठीक। इसको भी नोट कर लो।
इसके अलावा रेटिना ऑल्सो है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन एंडिंग्स या नर्व एंडिंग्स आप कह सकते हो, न्यूरॉन्स भी होते हैं रेटिना के अंदर, ठीक है, जो कि आई से मैसेज भेजेंगे ब्रेन को, ठीक। फिर रेटिना की भी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे स्क्लेरा और कोरॉइड की मॉडिफिकेशंस हैं। इसी तरह रेटिना में भी 2 डिस्टिंक्ट ये स्पेशल पॉइंट्स हैं, 2 मॉडिफाइड पॉइंट्स हैं। एक तो है एक को हम कहते हैं द फोविया, कि फोविया क्या है, यहाँ कहीं पर जस्ट ऑपोजिट टू द लेंस, जहाँ पे हमारा लेंस है ना बिल्कुल उसके ऑपोजिट इस जगह पे करके एक डिप्रेशन सा होगा। डिप्रेशन मतलब कुछ इनसाइड को हुई होगी ये रेटिना की लेयर, ठीक है, थोड़ा सा डिप्रेशन होगा। कहाँ पर होगा, जस्ट इन फ्रंट ऑफ या जस्ट ऑपोजिट टू द लेंस। और यहाँ पे क्या होगा, यही वो पॉइंट है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है, यही वो पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसरी सेल्स होते हैं। और जितनी भी लाइट एंटर होती है कॉर्निया से, वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, फिर वो प्यूपिल से एंटर करेगी लेंस में। लेंस कॉन्वेक्स शेप का लेंस है, ठीक, कॉन्वेक्स मीन्स ऐसे बल्जिंग है, ठीक। तो ये भी क्या करेगा, फर्दर लाइट को फोकस करेगा, ये सारी रेज को फोकस करेगा इस फोविया पॉइंट पर, ठीक है, इसी डिप्रेशन में, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा सेंसरी सेल्स हैं। और यहीं पे जो लाइट आकर फॉल करेगी वो इमेज फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। ये जो पॉइंट है यही आप इसको कह सकते हो, दिस पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। एक तो हो गया फोविया पॉइंट। उसके अलावा एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं, इसे हम पहले लेबल कर लेते हैं, दिस इज फोविया। और नेक्स्ट है द ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट नाम से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। इस स्पॉट पे जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो डिटेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि इस जगह पे जो रेटिना है वहाँ पे कोई, रेटिना की जो ये जो पॉइंट है ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पर कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं है, नो सेल्स, कोई कॉन सेल्स और रॉड सेल्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, फोविया पॉइंट पे, ठीक है। इसी तरह रेटिना का वो पोर्शन जहाँ पर आकर जो ब्रेन की नर्व्स आकर अटैच होती हैं, जैसे हमने ऑप्टिकल सेंटर देखा था, कहाँ पर था, ऑक्सीपिटल लोब में, ठीक है। सेरेब्रम की ऑक्सीपिटल लोब जैसे हमने देखी थी, वहां पे हमने कहा था इट इज मेंट फॉर विजुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तब क्या होगा कि वो जो ब्रेन से डायरेक्टली जो नर्व आती है, जो आई से इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ लेकर जाती है, उस वो नर्व आकर रेटिना में जिस पोर्शन में अटैच हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि रेटिना ही सेंसरी लेयर है, इसी के अंदर सेंसरी सेल्स हैं, तो सेंसरी सेल्स के साथ वो नर्व एंडिंग्स आकर अटैच होती हैं। तो वो जितनी भी नर्व एंडिंग्स आके रेटिना पे अटैच होती हैं, वो एक पोर्शन, एक डिस्क लाइक पोर्शन है। उस डिस्क लाइक पोर्शन को हम कहते हैं द ऑप्टिक डिस्क। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन ऑप्टिक नर्व के साथ कनेक्टेड है। ऑप्टिक नर्व क्या चीज़ है? ब्रेन की वो नर्व है जो कि आई से ब्रेन तक और ब्रेन से आई तक मैसेज लेके आती है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व असल में एक सेंसरी नर्व है जो कि आई से ब्रेन तक मैसेज लेके आती है, ठीक है। बस इतना याद रखना आपने। ये जो मैंने ब्लू से लाइंस लगाई हैं, ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, यहाँ तक स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ और है कि आपने आइरिस और प्यूपिल की मॉडिफिकेशन देखी है कि जब लाइट कैसी होती है तो आइरिस और प्यूपिल में थोड़ी सी स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन आती है। बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारे पास
लेंस है, ये लेंस जो है ना थोड़ा सा फ्लैटेंड हो, कुछ कंडीशन में ये मोर कन्वेक्स होता है और कुछ कंडीशन में ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, लेस कन्वेक्स शेप में होता है। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं? जब आपने किसी करीब की चीज़ को दिखना है, कोई चीज़ आपके बिल्कुल करीब है, यानी इतने करीब के जैसे हम जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, ठीक है, इतने इतने करीब हो आपके, और आपने उसको गौर से आप उसको किसी करीब की चीज़ को देख रहे हो, तो क्या होगा तब? ये जो सिलियरी मसल्स होंगे ये रिलैक्स करेंगे और लेंस लेस कन्वेक्स शेप में होगा। ठीक है, मैं इसको अलग अलग ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको समझ आए मैकेनिज्म। अगर लेंस लेस कन्वेक्स शेप में है, मीन्स आपने किसी करीब की ऑब्जेक्ट को देखना है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, दो ही कंडीशन हो सकती है ना, एक तो ऑब्जेक्ट आपकी आई से बहुत दूर है, ठीक है, और एक तो ऑब्जेक्ट आपके आई के बहुत करीब है। तब क्या होगा? जब करीब होगा तो उसमें से जितनी भी लाइट की रेज आ रही होंगी वो वैसे ही दूर दूर होंगी, ठीक है। बहुत सारी लाइट की रेज आपकी आई में एंटर करेंगी, तब क्या होगा कि लेंस जो है वो सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगे, सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगे, ठीक है, और लेंस विल बी लेस कन्वेक्स इन शेप, ठीक है, थोड़ा सा फ्लैटेंड हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट आपके आई से बहुत दूर है और आप किसी दूर की चीज़ को देख रहे हो, तो आप ऑब्जर्व करो कि आप थोड़ी सी आंखें ऐसे शॉर्ट करके देखते हो फोकस करने के लिए कि एक चीज़ दूर है और आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो तब क्या होता है? तब वो जितनी भी रेज आ रही हैं लाइट की, उनको फोकस करके एक शार्प सा इमेज बनाने के लिए आपके लेंस को ज़्यादा कन्वेक्स शेप में, मोर बेंट फॉर्म में होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा? द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लेंस विल बी शॉर्ट एंड मोर कन्वेक्स, ठीक है, लेंस शॉर्ट हो जाएगा और मोर कन्वेक्स हो जाएगा, मोर बल्ज आउट हो जाएगा, ठीक।